5 फरवरी 2017 सुबह 4:45 पे जबलपुर में राजपुर के पुलिस स्टेशन के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की दूसरी तरफ एक लड़की बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में मदद की गुहार लगाती है और बताती है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। पुलिस हरकत में आ जाती है और उस लड़की के पास जल्द से जल्द पहुंचती है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शबीना नसीम। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लड़की को वहाँ से अस्पताल ले आया जाता है। लड़की बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती है। वो बताती है कि रात 9:45 पे जाबू नगर से वो बैंक पीओ का एग्ज़ाम देकर लौटी थी। स्टेशन काफ़ी सुनसान हो गया था, एक भी ऑटो दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। वो परेशान हो जाती है और ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करने लगती है। बहुत देर गुजर जाने के बाद भी उसे कोई रिक्शा नहीं मिलता है। वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे एक ऑटो दिखाई देता है जो उसके पीछे से आता है। वो ऑटो को हाथ हिलाकर रोकती है लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। वो उस ऑटो के पीछे दौड़ती है, फिर थोड़ा आगे जाकर वो ऑटो रुक जाता है। वो उसके पास जाती है और जाने के लिए कहती है। ऑटो में पहले से ही 2 लड़के मौजूद रहते हैं। ऑटो वाला कहता है कि पहले मैं इन साहब लोगों को उनके जगह छोड़ूंगा, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो आप भी शेयर कर सकती हैं। पहले तो वो लड़की थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उसके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो ये सोचकर कि अगर ये रिक्शा भी छूट गया तो वो पता नहीं कब तक मुझे रिक्शा मिलेगा भी या नहीं, वो रिक्शे में बैठ जाती है। वो दोनों लगातार उसे घूर रहे थे। वो पुलिस को बताती है। वो कहती है कि थोड़ी देर चलाने के बाद ऑटो वाला रिक्शा एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ देता है। लड़की चिल्लाती है, कहती है कि ये कहाँ ले जा रहे हो? तो ऑटो वाला कहता है कि शॉर्टकट से ले चल रहा हूँ मैडम। वो लड़की बताती है कि वो तीनों मिले हुए थे। एक सुनसान जगह पे ऑटो रोक कर वो तीनों उसे ऑटो से खींच कर निकाल देते हैं और उसको पूरी तरह से निर्वस्त्र करने के बाद उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। लड़की की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एक लड़का ऑटो में से एक शीशी निकाल कर लाता है और लड़की को ज़बरदस्ती पिलाता है। वो जहर की शीशी है ये जानकर लड़की अपना मुंह नहीं खोलती। फिर भी वो जहर पिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी जब लड़की जहर नहीं पीती और सारा जहर नीचे गिर जाता है तब वो लड़का मोबाइल निकालता है और उसका उसी हालत में वीडियो बनाता है और धमकाता है कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ बताया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। ये कहकर उस लड़की को वहीं पर छोड़कर वो तीनों भाग जाते हैं। वो लड़की जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उठती है, अपने कपड़ों को जो इधर उधर बिखरे पड़े थे उठाती है और पहनकर पुलिस को फ़ोन करती है। मौके वारदात पे पुलिस पहुंचकर लड़की को हॉस्पिटल ले जाती है और उसकी जांच करवाती है। जांच में लेडी डॉक्टर बताती है कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है और उसे रेप के बाद जहर पिलाकर मारने की भी कोशिश की गई है, लेकिन लकीली वो जहर उसके पेट में नहीं गया। अब लड़की से पूछताछ में लड़की सारी सूरत हाल पुलिस को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो कहती है कि प्लीज़ उन लोगों को पकड़िए, मेरा वीडियो वायरल मत होने दीजिए। पुलिस उसे हौसला देती है और उसे समझाती है। पुलिस स्टेशन एरिया के सभी ऑटो वाले से पूछताछ करती है। सुबह होते होते मीडिया में तूफान आ जाता है। स्टेशन से लेकर फलों की मंडी जहाँ पे लड़की को पाया गया था वहाँ तक के सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है। सारे नाइट में रिक्शा चलाने वालों को उठाया जाता है जो स्टेशन एरिया में ऑटो खड़ा करते थे, लेकिन उनमें से भी किसी ऑटो वाले से उस ऑटो का पता नहीं चलता। सभी रिक्शा ड्राइवरों की फोटो निकाली जाती है। सोशल मीडिया एक्टिव हो जाती है। पुलिस पे आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। पुलिस पे प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पुलिस को लड़की बताती है कि वो उन लड़कों को पहचान सकती है। वो कहती है कि वो उसी की उम्र के रहे होंगे या फिर थोड़ा ज़्यादा। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरास की फुटेज मांगती है तो पता चलता है कि स्टेशन से लेकर फलों की मंडी और भजनगढ़ जहाँ की वो लड़की रहने वाली थी कहीं का भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। पुलिस थोड़ा हताश हो जाती है। पुलिस हर मुमकिन कोशिश करती है उन तीनों आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की। प्रियंका पाल को पुलिस अस्पताल से सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है क्योंकि वह पुलिस का मानना था कि अगर वो प्रियंका पाल के घर गए तो मीडिया गिद्ध की तरह उनके पीछे लग जाएगी। प्रियंका पाल को जैसे तैसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। बेस्ट स्केच आर्टिस्ट बुलवाया जाता है। प्रियंका पाल के द्वारा उन लड़कों एवं ऑटो चालक का स्केच बनवाया जाता है जिसके पिता मानसिक रूप से बीमार थे और उसका एक छोटा भाई था। एक भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है ये जानकर मीडिया बवाल कर देती है। पुलिस के ऊपर उंगली उठाई जाती है। लड़की को सभी ऑटो चालक की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। वो सभी फोटो को देखकर इनकार करती है। वो बताती है कि मुझे कुछ सही तरीके से याद नहीं है। स्केच बनवाया जाता है और सारे शहर में स्केच घुमाया जाता है लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता।
तभी पुलिस को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला एक 22-25 साल का लड़का होता है। वो बताता है कि मैं उन दोनों रेपिस्ट लड़कों को जानता हूँ और चाय की दुकान पे मैंने उन्हें देखा है, मैं वहीं से बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि दोनों लड़के संतराम कॉलोनी के हैं। एक का नाम संजय सिंह है, दूसरे का नाम प्रदीप चौहान है। वो ये भी बताता है कि मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, लेकिन कभी कभार चाय की दुकान पे मैंने उन्हें देखा है। आज मैंने उन्हें उस गैंगरेप के बारे में बात करते हुए सुना, तो मैंने उस स्केच को देखकर आपको फ़ोन मिलाया। पुलिस तुरंत उन दोनों लड़कों को उठा लेती है। वो लड़के और उन दोनों के माता पिता लगातार यही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम इस गैंगरेप के बारे में कुछ नहीं जानते। पुलिस कहती है अपने तीसरे साथी उस रिक्शे वाले का नाम बताओ, लेकिन वो लड़के लगातार इस बात से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि हम अपने कॉलेजों के अच्छे स्टूडेंट हैं। उनके माता पिता भी यही बताते हैं कि हमारी कॉलोनी में किसी से पूछ लीजिए, हमारे लड़के बहुत ही ज़्यादा शरीफ और इनोसेंट हैं। पुलिस लगातार उन पर टॉर्चर करती है, लेकिन वे मुंह नहीं खोलते। उन लड़कों से उनका फ़ोन जब्त कर लिया जाता है। उस लड़की को उन लड़कों की पहचान करवाने के लिए थाने बुलवाया जाता है। वो लड़की कहती है कि यही वो लड़के हैं और तीसरा था वो ऑटो ड्राइवर जो यहाँ मौजूद नहीं है। अब तो पुलिस उन लड़कों से बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करती है, हद से ज़्यादा टॉर्चर करती है और मारपीट करती है, लेकिन वो लड़के ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने ये गैंग रेप किया है। उनके माता पिता लगातार पुलिस से गुहार लगाते हैं कि उनके लड़के बेकसूर हैं, वो लड़की हमारे लड़कों को फंसा रही है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि क्यों कोई लड़की अपनी बदनामी करवाएगी, ऐसा करके वो एक गरीब घर की लड़की है, मेडिकल रिपोर्ट में तो रिपोर्ट गलत नहीं ना आएगी। पुलिस उनके माता पिता से भी ये भी बात कहती है कि आप लोगों ने खुद बताया है कि वो 5 फरवरी 2017 की रात घर से बाहर थे। उसके माता पिता बताते हैं कि वो ज्वाइंट स्टडी के लिए रात को गए थे। उधर पुलिस को उन दोनों लड़कों में से एक लड़का कहता है कि सर, मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ कि मैं इस गैंगरेप में शामिल नहीं था। पुलिस को वो बताता है कि उस रात मैंने अपने मम्मी पापा से झूठ बोला था। मैं उस रात पढ़ाई करने अपने किसी दोस्त के घर नहीं, बल्कि मैं उस रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। पुलिस उससे उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछती है। वो कहता है कि सर, वो एक शरीफ लड़की है, उसे उस केस में मत घसीटिए। पुलिस सख्ती से कहती है कि अपनी उस गर्लफ्रेंड का नाम बताते हो, नहीं तो गैंगरेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस हम तुम पर लगाएं। बहुत जोर लगाने पे वो लड़का उस लड़की जिसे वो गर्लफ्रेंड बता रहा था उसका नाम बता देता है। वो कहता है कि उसका नाम प्रियंका पाल है। अब झटका लगने की बारी पुलिस की थी। वो सोचते हैं कि हमने तो अभी तक इन लड़कों को उस लड़की का नाम ही नहीं बताया, तो ये लड़का कैसे उस प्रियंका पाल को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है। संजय सिंह कहता है कि प्रियंका उस रात जब एग्ज़ाम देकर लौट रही थी, तब उसने खुद मुझे कॉल किया था मिलने के लिए और फलों की मंडी में एक खाली घर में बुलाया था। मैंने उससे जब पूछा कि ये घर किसका है, तब उसने कहा कि ये मेरी एक सहेली का घर है, वो इस समय यहाँ नहीं है। हम लोगों ने पूरी रात वहीं साथ में गुजारी और करीब 2:30 पे मैं वहाँ से घर आ गया था। पूरा का पूरा केस पलट चुका था। जिस रेप हुई लड़की का नाम पुलिस ने अभी तक उन लड़कों को नहीं बताया था, उसी को वो अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। पुलिस सख्ते में आ जाती है, शॉक्ड हो जाती है। लड़कों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि 5 फरवरी की रात संजय सिंह का फ़ोन रात 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक फलों की मंडी में शो कर रहा था, जबकि दूसरे लड़के दीपक चौहान का फ़ोन का लोकेशन उसके घर का दिखा रहा था। अब पुलिस लड़की के बयान पर गौर करती है। उसने बताया था कि वो 9:30 बजे स्टेशन पे आ गई थी और 10:45 से लेकर रात 4:45 तक उन्होंने उसका रेप किया था। पुलिस को उनके कॉल रिकॉर्ड में किसी ऑटो चलाने वाले व्यक्ति का नंबर भी नहीं मिलता। पुलिस अब चौकन्नी हो जाती है और उन दोनों के फ़ोन में कोई ऐसा वीडियो भी नहीं मिलता जैसा कि प्रियंका ने अपने बयान में बताया था। उधर वे दोनों लड़के पुलिस को बताया कि कैसे प्रियंका हम दोनों को खुद सामने से आकर मिली थी। पहले उसने दीपक चौहान को फंसाने की कोशिश की। जब उसने उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, तब उसके दोस्त संजय सिंह को अपने जाल में फंसाया। वो लड़के ये भी बताते हैं कि चाय की टपरी वाली बात भी झूठ है। हम लोगों के बीच जो बात हुई ही नहीं, वो बात आपको किसने बताई। अब पुलिस को वो और 2 और 2 4 करते देर नहीं लगती। अब पुलिस उस अज्ञात लड़के के फ़ोन नंबर से उनका पता लगाती है, जिसने इन 2 लड़कों के बारे में फ़ोन करके टिप दी थी। उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस उस लड़के से कहती है कि अगर तुम्हारी टिप नहीं मिलती तो हमें इस गैंगरेप के 2 आरोपी पकड़े ही नहीं जाते। वो लड़का कहता है कि मैंने पहले ही कहा था मुझे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना, बस थोड़ी सी बात करनी है तुमसे, घबराओ नहीं। पुलिस उससे कहती है कि तुम उन दोनों लड़कों को पहले से जानते थे? तो वो कहता है कि नहीं सर, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, बस इतना पता है कि ये दोनों संतराम कॉलोनी में रहते हैं।
पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा घर उनके घर से बिल्कुल उल्टे दिशा में है, तो तुम उन दोनों को कैसे जानते हो? वो लड़का कहता है कि मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स की वजह से मैं उन्हें जानता हूँ। पुलिस उससे उन कॉमन फ्रेंड्स के नाम, नंबर, एड्रेस लिखने के लिए कहती है। अब वो लड़का एकदम से शक पका जाता है। उस लड़के के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाए जाते हैं। उसमें एक बड़ा खुलासा होता है। दरअसल उस लड़के जिसका नाम विशाल कुमार जोशी था के फ़ोन से 3 महीने पहले के रिकॉर्ड्स के अनुसार दीपक चौहान का नंबर मिलता है। उसके नंबर से हमेशा इससे बातचीत होती थी और इसी लड़के के मोबाइल से एक और नंबर मिलता है जो उस लड़की प्रियंका पाल का है और प्रियंका पाल के नंबर से संजय सिंह को भी लगातार कॉल हुई थी। उस रात संजय सिंह का नंबर और उस लड़के का नंबर फलों की मंडी में शो हुआ है। उसी फलों की मंडी में इस लड़के का भी नंबर शो हो रहा था। अब पुलिस सारा मामला समझ जाती है। प्रियंका पाल का भी फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि प्रियंका पाल राजपुर रेलवे स्टेशन से सीधा फलों की मंडी आई थी। उसने कभी मिलन नगर या फिर डायमंड मार्केट क्रॉस ही नहीं किया, जैसा कि उसने अपने बयान में बताया था। पुलिस उन लड़कों के सामने विशाल कुमार जोशी को ले जाती है और उन लड़कों से पूछा जाता है कि क्या तुम लोग इसे जानते हो? वो लड़के कहते हैं, ऑफ कोर्स सर, ये विशाल कुमार जोशी है। पुलिस उन लड़कों से कहती है कि यही हैं वो आदर्श नागरिक जिसने हमें तुम लोगों के बारे में बताया था। वो लड़के बताते हैं कि विशाल ने ही हम लोगों को प्रियंका से मिलवाया था और कहा था कि प्रियंका तुम में इंटरेस्टेड है। वो ये भी बताते हैं कि प्रियंका ने ही सामने से आके कहा था कि मुझे परमानेंट कमिटमेंट नहीं चाहिए, बस 1 नाइट स्टैंड चाहिए। जब मैंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो वो संजय के पीछे पड़ गई थी और संजय उसके झांसे में आ गया। अब पुलिस प्रियंका का पुलिस स्टेशन बुलवाती है। प्रियंका और विशाल एक दूसरे को सामने देखकर भौचक्के रह जाते हैं। पुलिस अब उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है। तब वे सारी बात बताते हैं कि हमने पैसों के लिए उन दोनों को फंसाया था, हम एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। लड़की ने बताया कि विशाल ने ही मुझे दीपक के साथ सोने के लिए कहा था। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन इसने मुझे पैसों का लालच दिलाया। इसने कहा कि तुम एक गरीब लड़की हो, वो अमीर लड़के हैं और ऊपर से वो अपने बाप की इकलौती औलादें हैं। तुम उसके साथ संबंध बनाना, फिर हम उसे रेप केस में फंसा देंगे और जितना चाहेंगे उतना पैसा हमें केस दबाने या वापस लेने के लिए उनके माता पिता देंगे, क्योंकि वे एक बिजनेसमैन हैं और उन्हें इज्जत और रेपुटेशन के लिए हमें पैसा देना होगा। और मैं मान गई, लेकिन दीपक को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तब मैंने संजय को फंसाया और हमने प्लान बनाकर उन्हें रेपिस्ट बना दिया। पुलिस ने पूछा, और वो ऑटो ड्राइवर? तब उन लोगों ने बताया कि असल में कोई ऑटो ड्राइवर था ही नहीं। जब संजय फलों की मंडी से चला गया तब विशाल आया और उसने मेरे होठों पर वो जहर लगा दिया जिससे वो पुलिस को गुमराह कर सके। पुलिस ये सब सुनकर सुन्न रह जाती है और अब ये दोनों पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें जाने दीजिए, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, हम ये केस वापस लेते हैं। पुलिस कहती है कि तुम क्या केस वापस लोगे, केस तो अब तुम लोगों पर होगा। उन दोनों लड़कों की ज़िंदगी, उनका फ्यूचर सब तुम लोगों की वजह से बर्बाद हो गया। उन लोगों की जो बेइज्जती हुई सो अलग। वे दोनों लड़के संजय और दीपक उन पर खुद केस करते हैं और पुलिस उन दोनों लड़कों के सामने शर्मिंदा होती है और उन लड़कों से माफ़ी भी मांगती है। इसी तरह की और क्राइम की स्टोरी देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।